बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इसराइल की गज़ा में जंगी कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। अगरचे अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई है इसराइल को कि गज़ा में जंगी कार्रवाइयों को फ़िलहाल मौखर कर दें, लेकिन इसराइल रोज़ाना गज़ा पर ड्रोन स्ट्राइक भी कर रहा है और इसराइल की तरफ से गज़ा में फ़िज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं और ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी इसराइली फ़ौज के मुताबिक बढ़ा दी गई हैं। ताज़ा तरीन नक्शा भी जारी किया गया है जिसमें इसराइली फ़ौज को इन तमाम इलाकों में दाखिल होने का ऐलान किया गया है कि ये इसराइली फ़ौजें गज़ा के 50 से 70% इलाकों में दाखिल हैं और कब्ज़ा जमा चुकी हैं। यहाँ तक कि इसराइली मीडिया पर ये चीज़ें भी बयान की जा रही हैं कि जो इलाके इसराइल ने अब तक कब्ज़ा कर लिए हैं फ़ौजों के ज़रिए से, उन इलाकों में सब कुछ बदल दिया जाएगा, यानी उनका हुलिया नक्शा सब कुछ बदल दिया जाएगा। देखा जाए तो ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं कि इसराइल ने गज़ा में जदीद तरीन मशीनरी दाखिल की है कि जो इमारतें खंडर बनी हुई हैं उन इमारतों को मुकम्मल तौर पर पीस दिया जाए, यानी उन्हें रेजा रेजा कर दिया जाए या उन्हें मिटा दिया जाए। तो ये क्यों हो रहा है? ताकि गज़ा की ज़मीन पूरी बराबर कर दी जाए और ऐसा लगे कि वहाँ ना कोई मोहल्ला था, ना कोई टाउन था, ना कोई सोसाइटी थी, ना ही यहाँ कोई सड़कें थी, कुछ भी नहीं था। हदफ क्या है? हदफ यह है कि गज़ा के लोग मायूस हो जाएं और वो गज़ा छोड़कर चले जाएं, जैसा कि इसराइल का ऐलान है कि हम गज़ा के लोगों को गज़ा से निकालना चाहते हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप भी यही कह चुका है कि गज़ा के लोगों के लिए बेहतर यह है कि वो गज़ा से निकल जाएं और इसे अरब मुल्कों की तरफ से, फ़लस्तीनियों की तरफ से, गज़ा के लोगों की तरफ से इसे फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी ज़बरदस्ती घरों से निकालना, जिस पर वो ऐलान करते हैं कि ला लित्तहजीर, कि कहीं भी हम नहीं जाएंगे, बस अगर हमने कहीं जाना है तो अल-कुद्स की तरफ, यरूशलेम की तरफ जाना है। ये गज़ा के लोग कहते हैं। अब सूरत हाल क्या है? अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है गज़ा की जंग को रुकवाने के लिए या फिर गज़ा से इसराइली हॉस्टेजेस को, यरगमालियों को रिहा करवाने के लिए। ये इत्तलाआत आ रही हैं। जब अमेरिकी सदर ट्रंप कतर में मौजूद था तो उस वक्त भी अमेरिकी वफद मौजूद था और हमास के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। और अमेरिकी वफद में स्टीव विटकोफ, जो अमेरिकी सदर ट्रंप का एनवॉय बराए मिडल ईस्ट है, या अमेरिका का एक और जो नुमाइंदा है आदम बोहलर, जो कि अमेरिकी सदर ट्रंप का एनवॉय बराए हॉस्टेजेस है, ये दोनों जो हैं वो हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे पास कुछ ऐसी इत्तलात आई हैं, मालूमात पहुंची हैं कि जिनसे ये मालूम हो रहा है कि गज़ा की जंगबंदी के हवाले से और कैदियों को छुड़ाने के हवाले से इसराइल की बजाय अब अमेरिका खुद मुज़ाकरात कर रहा है। अब मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं होते हैं और जंग क्यों नहीं बंद होती है? एक बुनियादी शर्त पर यह मामलात अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। वो क्या है कि इसराइल कहता है कि हम गज़ा की जंग तब बंद करेंगे जब गज़ा में हमास हमारे सामने असला फेंक दे और हमास गज़ा छोड़कर चला जाए और हमास का नामो निशान गज़ा में ना हो, तो तब हम जंग बंद कर देंगे। इसराइल की बुनियादी शर्त है। लेकिन गज़ा में हमास कहता है कि हम ना तो गज़ा छोड़ सकते हैं, ना ही हम असला फेंक सकते हैं। ये हमारे लिए रेड लाइन है, जिसकी वजह से ना मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और ना ही हॉस्टेजेस रिहा होते हैं और ना ही जंग बंद होती है। अब एक और तजवीज़ आई है और ये तजवीज़ बहुत पहले इसराइल के I-24 न्यूज़ पर भी नशर हुई थी और आलमी मीडिया पर भी नशर हुई थी, जिसे उस वक्त हमास ने रिजेक्ट कर दिया था। अब एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ ज़राए अब्लाग पर ये चीज़ें नशर हो रही हैं कि अमेरिका ने कहा है हमास को, और मुज़ाकरात करने वालों ने भी हमास को ये बात कही है कि अगर तुम असलहा इसराइल के सामने नहीं फेंकते हो और अमेरिका के सामने असलहा नहीं फेंकते हो और तुम्हें इनको असलहा देना कबूल नहीं है, तो तुम ऐसा करो, हम दरमियानी रास्ता निकालते हैं कि तुम अपना असलहा मिस्र के हवाले कर दो, अपने मिसाइल भी मिस्र को दे दो और जो तुम्हारे पास है मुख्तलिफ तरह का असलहा है, जिस भी नोयत का है, वो असलहा तुम मिस्र के हवाले कर दो। और मिस्र पर तुम्हें यकीन होना चाहिए क्योंकि मिस्र के साथ तुम्हारे ताल्लुकात भी हैं और मिस्र के ज़रिए से तुम अमेरिका और इसराइल से मुज़ाकरात भी कर चुके हो। और एक और तजवीज़ आई थी कि ये असलहा महमूद अब्बास की हुकूमत को दे दिया जाए, जो इसराइल को कबूल नहीं है। बहरहाल अब ये जो तजवीज़ है कि मिस्र को हमास असला दे दे, क्या ये तजवीज़ हमास कबूल होगी? जब माजी के अंदर हमास इस तजवीज़ को रिजेक्ट कर चुका है, तो क्या अब नए सिरे से हमास कोई दोबारा इस तजवीज़ को कबूल कर लेगा? इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर है जंग तभी बंद होगी जब दोनों फरीक एक एक कदम पीछे हटेंगे। इसराइल एक कदम पीछे हटे, यानी वो चीज़ें जो इसराइल नहीं मानता है वो इसराइल को माननी पड़ेंगी, और वो चीज़ें जो हमास नहीं मानता है उसे भी मानना पड़ेंगी, तभी जंग बंद हो सकती है, वरना फिर ये जंग इसी तरह से जारी रहेगी। और याद रखें, जंगें हमेशा मुज़ाकरात या मुज़ाकराती टेबल पर ही बंद हुई हैं। ये तारीख़ है। अगर बहुत कम होता है, बहुत कम तारीख़ में ऐसा हुआ है कि एक तरफ़ा फ़ैसला हो जाए
और एक तरफा जो है वो जीत हो जाए, ये बहुत कम होता है, वरना आमतौर पर मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए से ही बंद होते हैं। जैसा कि अभी रशिया यूक्रेन की जंग को आप देख लें, अगरचे ये जंग एक तरफा है क्योंकि रशिया धड़ाधड़ हमले मार रहा है, मिसाइल मार रहा है यूक्रेन पर, लेकिन एक तरफा तौर पर भी रशिया ये जंग को बंद नहीं करवा सकता क्योंकि यूक्रेन भी रूस को मारता है। तो मुज़ाकरात के लिए हज़ारों राउंड हो चुके हैं। फिर अफ़गानिस्तान की 20 साल जंग अमेरिका ने पूरी ताकत और कुव्वत इस्तेमाल कर ली और वो एक तरफा जंग थी। अमेरिका और नाटो सब जानते थे कि वो ताकतवर थे, जीते हुए थे, लेकिन बिलाखिर उनको मुज़ाकरात पर आना पड़ा और वो जंग इसी तरह से बंद हुई। माजी में जो गज़ा और इसराइल के बीच जंगें हुई हैं वो भी मुज़ाकरात के ज़रिए से ही बंद हुई हैं। तो इसलिए यहाँ भी मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी और निगोशिएशंस और टॉक्स जो हैं वही चलेंगी और उन्हीं से नतीजा निकलेगा, वरना कोई हल इसके अलावा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू एक कदम पीछे हटने को तैयार है? नेतन्याहू तो कहता है कि मैं तो जंग बंद नहीं करूंगा, मुझे तो टोटल विक्ट्री चाहिए, मुझे तो मुकम्मल फतह चाहिए। अब इसराइल की अवाम नेतन्याहू के खिलाफ है। इसराइल का एक अपोजिशन जमात का शख्स है यायर गोलान, जो डेप्टी चीफ ऑफ इजरायली फोर्सेस भी रह चुका है, यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस का वो नायब आर्मी चीफ रह चुका है और इस वक्त वो इसराइली पार्लियामेंट का रुकन भी है। उसने अभी चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि कोई भी अक्लमंद स्टेट शौकिया बच्चों को नहीं मारती है, लेकिन बताया जाता है द यरूशलेम पोस्ट को उसने इंटरव्यू दिया है जिसमें द यरूशलेम पोस्ट ने कहा कि अब यायर गोलान ने अपने इस बयान से रुजू कर लिया है। लेकिन ये जो यायर गोलान है, इसने कहा कि नेतन्याहू जैसा शख्स इसराइल के लिए सूटेबल नहीं है, इसे हमें बाहर सूरत इक़्तिदार से अलग करना होगा। ये वो शख्स है जिस पर मुख्तलिफ तरह के केसेस हैं, मुकदमात हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये शख्स कैसे इसराइली फ़ौज की खुफिया एजेंसी, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है शेन बेट, जिसको शबाक कहा जाता है अरबी में, ये उसका चीफ जो मेजर जनरल डेविड ज़ेनी है, ये उसको कैसे मुकर्रर कर सकता है? मामला ये है कि इसराइल के अंदर बहुत लड़ाई चल रही है, अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी शेन बेट है, उसका चीफ था रोनेन बार, जिसको नेतन्याहू ने हटा दिया उहदे से। और क्यों हटाया? कि क्योंकि उसको फेवर नहीं दे रहा था नेतन्याहू के ट्रायल के अंदर। और फिर अदालत ने, इसराइल की जो हाई कोर्ट है, उसने बहाल कर दिया शेन बेट के चीफ को कि नेतन्याहू का फैसला गलत था। अब नेतन्याहू ने अब दोबारा, पहले भी उसने एक चीफ मुकर्रर किया था जिसके बारे में बाद में फिर उसने खुद उसको हटा दिया, क्योंकि जो चीफ मुकर्रर किया था नया, वो अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ गुस्ताखाना खतूत माजी में लिख चुका था, जिसकी वजह से उसको हटाना पड़ा। अब डेविड ज़ेनी नामी एक शख्स को दोबारा मुकर्रर किया है। इसके खिलाफ इसराइल की आवाम हो चुकी है, इसराइल के अपोजिशन लोग हो चुके हैं और कहते हैं कि ये नेतन्याहू का टाउट है, ये इसराइल का खुफिया एजेंसी का शेन बेट का चीफ नहीं बन सकता है। और ये वो शख्स है जो कहता है कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए, जंग को जारी रहना चाहिए। नेतन्याहू पर एक और इल्ज़ाम यह है कि वहाँ एक कट्टर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फिरका है हरीदीम, उसके नौजवान फौज में नहीं जाते हैं। अब वो 13 लाख कम्युनिटी रखते हैं। हरीदीम जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं इसराइल में, वो 13 से 15 लाख के दरमियान है। अगर वो सारे नौजवान उनके फौज में भर्ती हो जाएं तो 65,000 नए इसराइली फौजी मिल जाएंगे इसराइल को। इसराइल को इस वक्त फौज की कमी का बड़ा सामना है और इसराइल के जो रिजर्विस्ट थे, जो फौज की ड्यूटियां करके गजा में आए थे, उन्होंने दोबारा गजा में लड़ने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें जेलों में भेजा जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक फौजी को जेल में भेजा गया 20 दिन के लिए कि उसने गजा में लड़ने से इनकार किया था। तो अब ये जो अपोजिशन जमातें हैं इसराइल में, ये सेकुलर लिबरल जमातें हैं, ये कहती हैं कि नेतन्याहू मुतशद्दद यहूदी नौजवानों को फौज में भर्ती क्यों नहीं करता है? फौज में कमी है तो इनको भी जाना चाहिए। अब मुतशद्दद यहूदी नौजवान क्या कहते हैं? हम फौज में नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम तौरात पढ़ने वाले हैं, हमारा काम अपनी मजहबी मामलात को संभालना है, हम क्यों जाकर लड़ें? ये तो सेकुलर फौज है। तो नेतन्याहू की हुकूमत में सेकुलर, क्योंकि नेतन्याहू की हुकूमत में जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, मजहबी कट्टर किस्म के यहूदी हैं, वो उनका इत्तेहादी हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पर इसराइल में लड़ाई है और इसी वजह से नेतन्याहू को ओहदे से हटाने की बात की जा रही है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। खबर यह है कि यमन से मुसलसल इसराइल पर मिसाइल हमले हो रहे हैं और ये मिसाइल रुक नहीं रहे हैं। अगरचे इसराइल यमन पर जाकर हमले कर रहा है, कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन यमन से जो इसराइल को मिसाइल मारे जा रहे हैं ये मुसलसल हैं, यानी हर रोज़ या एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा और बसाओकात 2 दिन के बाद हमले हो जाते हैं। आज भी संडे को भी, यानी आज 25 मई को भी यमन से 1 या 2 या बाज़ मीडिया के मुताबिक 3 मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं, जो लुद एयरपोर्ट पर या बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मारे गए हैं और जिसकी वजह से फ़्लाइट्स की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हुई है। लेकिन इसराइल के बकौल ये जो मिसाइल आए थे, इनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी फ़िज़ा के अंदर ही इन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से गिरा दिया है। अब तक कोई 40 से 50 के दरमियान मिसाइल यमन से इसराइल पर दागे जा चुके हैं। पिछले
2.5 महीनों में या 2 महीनों में, यानी 18 मार्च से जंग इसराइल ने गज़ा में शुरू की थी, तो 18 अप्रैल और 18 मई यानी 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीनों में कोई 40 से 50 के दरमियान ड्रोन्स और मिसाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल जिनको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, वो इसराइल पर मारे जा चुके हैं, जिससे इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है और इसराइल के लोग परेशान होते हैं और बसा औकात जो वहाँ पर टुकड़े होते हैं मिसाइलों के, उससे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तो इस पर इसराइल बहुत गुस्से में है और इसराइल कहता है कि अमेरिका ने हमें बीच में छोड़ दिया और यमन के हूसियों के साथ डील कर ली और छोड़कर चला गया और हमें अकेला छोड़ दिया। अब इसराइल खुद जाकर यमन में कार्रवाइयाँ कर रहा है और उन कार्रवाइयों में इसराइल को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 2000 किलोमीटर का फासला वो करते हैं, दरमियान में एयर फ्यूलिंग करते हैं और फिर ख़तरा भी होता है कि कहीं यमनी हूसी दोबारा कोई मिसाइल ना मार दें, जिससे कोई मिसाइल जहाज़ों को या किसी चीज़ को न लग जाए। बहरहाल ये मुख्तलिफ तरह के मामला चल रहे हैं। जब तक ये डिप्लोमेटिकली या मुज़ाकराती तौर पर यह मसला हल नहीं होगा, तब तक जंग बंद नहीं होगी, तब तक अमन नहीं आएगा। देखते हैं कि अमेरिका जो मुज़ाकरात कर रहा है उसका नतीजा क्या निकलता है।